हो गया, हो गया, बीच में टैप कर दो, टैप कर दिया। ओके, तो सबसे पहले आप सभी उन्नति एहसान के जितने भी स्टूडेंट हैं, और मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जा रही है, जो मेरे बड़े बुज़ुर्ग, छोटे बड़े और मेरे भाई बहन, जहाँ तक आवाज़ जा रही है, उन्नति एहसान की तरफ से आप सभी को दिल की गहराइयों से, उन्नति एहसान के पूरे परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। अब तो बोलना चाहिए। ओके, तो आज का दिन हमारे लिए और हमारे देश के लिए, सबके लिए गर्व वाली बात है, गर्व का दिन है ना। हम लोग अपने कंट्री में 3 नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। उसमें से ये जो सेलिब्रेशन डे है, ये हमारे लिए सबसे अहम है। बहुत इसकी अहमियत अपनी अलग है, क्योंकि मैं आज़ादी के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने दिया हुआ है। अगर कोई बच्चा बोलेंगे तो उस पर बात हो ही जाएगी। मैं आज कुछ अहम मुद्दे पे बात करूँगा, मेरा कुछ इशू होगा। अगर आप लोग और जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, उन इश्यूज़ को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा इशू है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। अगर उसका सॉल्यूशन टाइम पे या समय रहते, वक्त रहते नहीं खोजा गया, नहीं ध्यान दिया गया उस ओर, तो हम लोग बहुत ही बड़ी समस्याओं में घिर जाएंगे और आने वाली पीढ़ी बहुत ही बड़ी समस्याओं का सामना करेंगे। तो इसलिए मैं अपनी बात, एक कुछ लाइनें हैं एक बहुत ही बड़े अजीम स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स अशफाकुल्लाह खां की लाइनों से स्टार्ट करूंगा कि ज़िंदगी वादे फना, तुझको मिलेगी हसरत, तेरा जीना तेरे मरने की बदौलत होगा। ताली तो बजना चाहिए। ये लाइनें वो अशफाकुल्लाह खान साहब के बारे में आप लोग कोई जानते हैं क्या? बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश से गुजरे हैं, वो अमर हैं। उनकी कब्रों पे, उनके कब्र के पत्थरों पे ये लाइनें लिखवा दी गई हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा लिखी गई लाइन थी। वो बहुत मशहूर, बहुत अच्छे शायर भी थे, लिखते भी थे। उन्होंने क्रांति केवल अपने कुर्बानियों की बदौलत नहीं लाया अपने देश में, बल्कि अपने लेखनी से भी क्रांति में इजाफा किया, क्रांति लाया अपने कंट्री में, देश में। और जब असहयोग आंदोलन, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद सुना होगा, 1922 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, तो उस टाइम में किसी एक घटना, जो चौड़ा चौड़ी कांड था, उसके बंद होने की वजह से, उस घटना की घटने की वजह से ये आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया। तो ये जो अशफाकुल्लाह खान साहब थे, ये उस टाइम में गांधी जी के आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, इनके विचारधारा से बहुत ही प्रभावित थे। तो लेकिन जैसे ही चौड़ा चौड़ी कांड हुआ, उसके बाद जो गांधी जी ने अपने आंदोलन को वापस कर लिया, स्थगित कर दिया उस आंदोलन को। उसके बाद ये क्रांतिकारी दल के संगठन के हिस्सा बने। और उसमें एक, मैं ये कहानी इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे दो अजीम शख्सियत, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां के दोस्ती के बारे में थोड़ा सा रोशनी डालूंगा आप लोगों के लिए, कि कैसे देश की आज़ादी में हर लोगों का हाथ था, कैसे लोगों ने प्यार, मोहब्बत, सौहार्द के साथ, प्रेम के साथ, आपसी भाईचारे के साथ देश को आज़ादी कराया। और ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है, देशभक्ति की भावना हमारे अंदर भी है, क्योंकि हम लोग भी तो उन्हीं पूर्वजों के वंशज हैं, जिन पूर्वजों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। तो ऐसा नहीं है, उनका खून हमारे अंदर है, तो देशभक्ति की कमी नहीं है हमारे अंदर, देशभक्ति भरा हुआ है। बस उस देशभक्ति को सही अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है, उसको सही एक्शन में ढालने की ज़रूरत है। तो उनके बारे में आता है कि वो उनकी दोस्ती, उस टाइम में राम प्रसाद बिस्मिल बहुत ही फेमस थे, बहुत ही मशहूर थे। और ये जो अशफाकुल्लाह खान साहब थे, छोटी छोटी लाइनें अपने शेर लिखा करते थे। तो अपने भाइयों से अक्सर ही राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में ये कहते हुए सुनते थे कि उनकी जो लेखनी है बहुत ही प्रसिद्ध लेखनी है, बहुत ही अच्छे लोग हैं और भारत की आज़ादी में लड़ रहे हैं, आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो वो बहुत ही प्रभावित होते थे अशफाकुल्लाह खान साहब राम प्रसाद बिस्मिल के शख्सियत के बारे में सुन करके। तो जब आप किसी शख्सियत के बारे में सुनते हो, प्रभावित होते हो, तो उनके बारे में और जानने की कोशिश करते हो या उनसे मिलने की आपकी तमन्ना करती है ना। तो वो उनकी तमन्ना थी, दिली ख्वाहिश थी कि हम कभी राम प्रसाद बिस्मिल से मिले, मुलाकात करें। उनका नाम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल यानी पंडित लगता था उनके नाम में।
तो नाम ही से क्लियर है कि वो हिंदू थे और अशफाकुल्लाह खान साहब मुस्लिम थे। तो एक बार इनकी मुलाकात हुई किसी सम्मेलन या किसी मीटिंग के दौरान, और वो उनसे अपना टाइम लिया, उनसे मुलाकात, अपना तारुफ करवाया, और उन्होंने बोला कि मैं आपको कुछ लाइनें सुनाऊंगा, मैंने लिखा है अपने देश के लिए। वो सुना, वो बोले उस टाइम कि मेरे पास वक्त नहीं है, फिर भी किसी वक्त तरह वक्त निकाला, उनको दिया, और उनके शेरों को सुन करके राम प्रसाद बिस्मिल बहुत ही प्रभावित हुए, बहुत ही इम्प्रेस हुआ उनसे। उसके बाद उनके वो साथी बने, धीरे धीरे ये दोस्ती जो है बहुत ही गहरी दोस्ती में तब्दील हुई। अब बाद में ये जा करके भारत की आज़ादी में दोनों मिल करके भारत के लिए एक नए इतिहास रचे, और वो इतिहास आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। आपको पता है कि हमारे लिए रियल हीरोज़ ये हैं, हमारे लिए रियल हीरोज़ जो पर्दे पे देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, वो नहीं है। हमारे लिए रियल हीरोज़ फ्रीडम फाइटर्स हैं, है ना? इसमें कोई शक है क्या? नहीं, और होने भी चाहिए, और हमारे लिए इंस्पिरेशन का सोर्स भी वही होने चाहिए। तो मैं इसलिए बोला कि इनकी जो दोस्ती का परवान चढ़ा, जब इन दोनों को जेल हो गया ना, तो जेल होने के दौरान इनको दोनों अलग अलग शहरों में जेल में रखा गया, एक साथ नहीं रखा गया। और आपको पता होगा कि काकोरी कांड हुआ था, लूट कांड की घटना हुई थी। हमारे इन स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को आज़ादी अपनी ताकत के बलबूते पे दिलाने की कोशिश की, तो इनके पास संसाधनों की, रिसोर्सेज की कमी थी। संसाधन में यानी पैसे, मनी की कमी थी, क्योंकि वो जानते थे कि जिस तरह इतने करोड़ों की आबादी वाले कंट्री पे कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज शासन कर रहे हैं, दबाए हुए हैं, किस ताकत के बलबूते पे। तो उनको पता था कि उनके पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, धन है, ज्ञान है, नॉलेज है, इस आधार पे। तो ये भी सोचे कि मेरे पास पैसा होगा तो हम भी इन लोग को खदेड़ सकते हैं, अपनी भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई को कामयाबी दिला सकते हैं। तो वो एक कांड को काकोरी कांड है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, शायद इसको मूवी में भी दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो काकोरी कांड को इनके 10 साथियों ने मिल करके अंजाम दिया, और उनमें सरकारी खजाने को लूटा गया, और उन सरकारी खजानों का इस्तेमाल जो है, उन पैसों का इस्तेमाल जो है, अपने देश की आज़ादी की लड़ाई में लगाया गया। तो उस कांड को लेकर के अंग्रेजी सरकार इन लोगों पे कार्रवाई की, इन पे केस हुआ, मुकदमा दर्ज किया गया, और इनको पकड़ा गया। आपको पता भी होगा कि अशफाकुल्लाह खान साहब उस बीच में जब उन पे FIR दर्ज हो गया, उन पे केस दर्ज हो गया, तो उनको यहाँ बिहार में भी शरण मिला, वो बिहार में भी शरण लिए हैं। पता है आप लोगों को? नहीं पता है? पता करो, इनके बारे में स्टडी करो कि ज़रूरी है। अपने बिहार के इस पावन धरती पे भी उन्होंने अपना शरण लिया है, बहुत दिन तक काम भी किया है उस दौरान। और राम प्रसाद बिस्मिल तब तक वो गिरफ्तार हो चुके थे। इसके बाद इनकी भी गिरफ्तारी किसी गलती से या किसी के भेदियों की वजह से हो गया। अब गिरफ्तारी हुई तो इनको दोनों को अलग अलग जेलों में रखा गया, और इनकी दोस्ती का देखिए आलम क्या था, इनके दोस्ती की गहराई को समझने की ज़रूरत है। तो उनसे जब आता है, जब पुलिस पूछता है तो उसको भड़काने के लिए कि गवाह बन जाए, सरकारी गवाह बन जाए, और पूरा सच उगलते, तो बोलता है कि राम प्रसाद बिस्मिल तो ये बोल रहा था तुम्हारे बारे में, तुम मुस्लिम हो, ऐसा मान के क्या जाता था, मान के अंग्रेज का नीति ही था, फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल, हमेशा से उसका रूल था। और आज भी हम लोग इसी में, हम लोगों को कुछ तबका है, कुछ हिस्सा है जो हम लोग को बांटने की कोशिश कर रहा है। पहले उसी कानून को यहाँ पे लागू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग बंटने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोगों के रगों में इस बात को डाला गया है, और हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे पूर्वजों ने इसको एकदम पिरो दिया हमारे खून में, ब्लड में। तो ये दूर नहीं हो सकता है, कितनों कोशिश कर ले। हाँ, तकलीफें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, ये बात अलग है। तो उनको भी ऐसे भड़काया गया, और क्या किया गया कि अशफाकुल्लाह खान साहब चूँकि मुस्लिम थे, तो उनको मुसलमान जो जनरल था, ऑफिसर था, IPS ऑफिसर था, उसको उनके पास भेजा गया कि उससे तुम पूछताछ करो। और राम प्रसाद बिस्मिल को हिंदू दिया, ताकि दोनों में झगड़ा लगा। बोलेगा कि तुम देखो, हम मुसलमान हैं, तुम भी मुसलमान हो, तुम सच बोल दो, हम तुमको रिहा करवा देंगे। और राम प्रसाद बिस्मिल तो ऐसे बोल रहा था, वैसे बोल रहा था, तुम्हारी कोई दोस्ती की कदर नहीं है, तुम ऐसे वैसे, उसको भड़का रहा था ताकि सच उगलते। ऐसा ही पुलिस लोग करते हैं, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ, ताकि उगलते फटाक से नहीं। लेकिन नहीं जानते थे कि हम जितना राम प्रसाद बिस्मिल को जानते हैं, आप उतना नहीं जानते हैं। हम मेरे जैसे दोस्त हैं। और ये बोले, उन्होंने एक और जवाब दिया कि राम प्रसाद भले ही हिंदू हैं, आप भले ही मुस्लिम हैं, बट वो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप अंग्रेजों के नौकर बने हुए हैं। मेरे लिए सबसे बेहतर वो हैं और रहेंगे। ये उनका जवाब था। और उन्हें बहुत सारी लाइनें लिखी, शेरें लिखे अपने इसके दौरान जेल के में रहते हुए, और बहुत सारी चीज़ लिखते हुए। वो बहुत ही एक तो धार्मिक बहुत थे, और ऊपर से नमाज का बहुत ही पाबंद होते थे।
बल्कि इतना तो धार्मिक होना कोई गुनाह नहीं है, ओके। लेकिन जो कट्टरपंथी होता है ना, ये प्रॉब्लम है हमारे समाज के लिए। कट्टरपंथी बहुत प्रॉब्लम है। तब देखो दोनों मिल करके खुशी खुशी फांसी लड़ गए अपने देश के लिए। और उन्होंने बहुत सारे शेर लिखे हैं। उन्होंने लिखे हैं कि अपने देश के लिए, मैं एक आपको शेर सुनाता हूँ अपने शहीदों के नाम और अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम, कि उन्होंने हम लोगों के लिए क्या कहा, उनका क्या संदेशा होता हम लोगों के लिए। दर्द पी कर दिखाएं वतन के लिए, वो बोल रहे हैं, मैं उनकी भावनाओं को अपने शब्दों में पिरो रहा हूँ कि वो बोल रहे हैं जो शहीद हुए हैं हमारे देश में, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, और हमारे जो सरहदों पे अभी जो हजारों लाखों की सेनाएं जो हमारे सुरक्षा के लिए लड़ रही हैं, वो उनके भावनाएं ये है, दर्द पी कर दिखाएं वतन के लिए, ये अभी कर दिखाएं वतन के लिए। हम लोगों से बोला जा रहा है, दर्द पी कर दिखाएं वतन के लिए, ये अभी कर दिखाएं वतन के लिए, वतन पे मर के हम दिखाएंगे, आप बस जी कर दिखाएं इस वतन के लिए। तो ये हम लोगों को इम्पोर्टेंट ये है कि बस आज 15 अगस्त है और आज हम लोग बस 15 अगस्त को अपने व्हाट्सएप स्टेटस को और अपने डीपी को बस रंगीन करके, ट्राई कलर करके इतने ही पर नहीं रुक जाना है हम लोगों को। वो बस थोड़ी देर के लिए, लेकिन अपने अंदर जो देशभक्ति है उसको सही एक्शन, सही रास्ते पे लाने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये वतन प्रस्ती, देशभक्ति को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। ये एक छोटा शब्द नहीं है, बहुत बड़ा शब्द है, बहुत इसके मायने हैं, इसके गहराइयों तक जानने की ज़रूरत है। जो सेना हमारे सरहदों पे हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, वो देशभक्त तो है, उसमें कोई शक नहीं है, जर्रा बराबर भी शक नहीं है ना। लेकिन हम लोग भी देशभक्त हैं और देशभक्ति को एक्शन के थ्रू दिखा सकते हैं, छोटे छोटे काम को करके। हमको सेना की तरह सरहदों पे जाकर के लड़ने की जरूरत नहीं है, मरने की जरूरत नहीं है, शहीद होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हर बैठा हुआ स्टूडेंट, हर इंसान मेरी बात जो सुन रहा है, जो नहीं सुन पा रहा है, सब देशभक्त है। जब भी आपको राष्ट्रगान गाया जाता है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अगर आप दिल से सुनोगे तो। ये है देशभक्ति की भावना, देशभक्ति के जज्बात, यह हम लोगों के अंदर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये हमारे पूर्वजों ने जो इतने 200 सालों तक अंग्रेजों से दम लड़ाई लड़े और अपने की कुर्बानियाँ दी, बहुत सारे लोगों का। सोचो कि जो 22 की उम्र में, 20 की उम्र में शहीद हो गए, फांसी पे लटका दिया गया, क्या उनकी माँ बहनें नहीं थी? क्या उनकी वाइफ नहीं थी? क्या उनको जीने का इच्छा नहीं था ना? अरे था कि नहीं था? कभी सोच लिया करो कि उन लोगों ने किस सोच को, किस बात को दिमाग में लेकर के देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा। हंसते हंसते फांसी पे झूल गए। कितनी हिम्मत थी उनके अंदर। किस लिए? इस देश के लिए, इस देश को बनाने के लिए, इस देश को उस मकाम तक ले जाने के लिए जिस मकाम का ये हकदार है, और इस देश के उन पीढ़ियों को, जो पीढ़ी आने वाली पीढ़ी है और अभी चल रही है, सभी को खुशहाल जिंदगी मैसर हो सके, इसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। क्या उनके कुर्बानियों का जरा भी हक अदा कर सकते हैं हम लोग? कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। लेकिन उनके इन कुर्बानियों को रायगा जाया नहीं जाने देना हम लोगों को। क्यों? क्योंकि उसी के लिए हमारे देश के इन बहादुरों ने कुर्बानियां दी। इसलिए हम लोगों को जो देशभक्ति की जो भावना है अपने अंदर जगाए रखना है और उनको एक्शन के थ्रू दिखाना है, चाहे छोटा से छोटा काम क्यों ना हो। कहते नहीं, बूंद बूंद सागर भरता है, लिटिल मेक्स अ मिकल, एक फ्रेज है इंग्लिश का। इसका मतलब ये था, बूंद बूंद सागर भरता है। हम लोग छोटा काम भी करके देशभक्त हो सकते हैं। क्या देशभक्त है? क्या ये देशभक्ति क्या है? केवल भारत माता की जय बोलने से देशभक्ति साबित हो जाएगी? क्या हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने से देशभक्ति साबित हो जाएगी? ये तो हमारे एक नारे हैं, ये हमारे अंदर जोश पैदा करते हैं, सही बात है। बट हम लोगों को इसको, अपने देश को, इस गुलिस्ता को चमकाने की ज़रूरत है, इस चमन को चमकाने की ज़रूरत है। और छोटे छोटे काम को हम लोग करके अपनी देशभक्ति को अपने अंदर जगा सकते हैं, और देशभक्ति की सबूत देने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कोई आप चल रहे हैं रास्ते पे, आप लोग मेरी बात गौर सुने, अब तो जिम्मेदारी का सबूत दो। लगे कि आप लोगों के अंदर अभी भी देशभक्ति कूट कूट के भरा हुआ है, तो जिम्मेदारी का सबूत दो। जब भी देश के बारे में बात हो, जब देश के बारे में, देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात हो,
तो दम आप अपने आप को उनके समर्पित कर दो और सुनो बात को कि देशभक्ति क्या है। देशभक्ति, आप जब रोड पे चल रहे होते हो और आपको एक पत्थर मिल जाता है, आपको एक कांटी मिल जाता है, किल मिल जाता है जो दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाए, आप उसको साइड करके हटा देते हो ताकि दूसरे लोग उससे परेशान ना हो जाए, उससे उनको तकलीफ ना हो, तो आप देशभक्त हो। रोड पे आप चल रहे हो, एक बच्चे जो रोड के बीच पे आ गए, छोटे बच्चे चल रहे थे, अपनी मम्मी का हाथ छोड़ के बीच में आ गए, आप उठा करके उसको साइड कर दे रहे हो, इसका मतलब आप देशभक्त हो। आप अपने काम को, आप स्टूडेंट हो, आप स्टडी कर रहे हो, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो, अपने देश के लिए कुछ करने के आपका अंदर जज्बा है, आप अपने पढ़ाई को ईमानदारी से कर रहे हो, अपनी पढ़ाई को इतना अच्छा से ईमानदारी से कर रहे हो कि आगे आप कुछ करना चाहते हो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए, तो आप देशभक्त हो। कोई टीचर है, टीचिंग कर रहा है, ईमानदारी से पढ़ा रहा है, वो देशभक्त है। माने हर इंसान अगर ईमानदारी से करेगा अपने काम को, जो जिस पेशा में है, जिस ऑक्यूपेशन में, उसको अगर ईमानदारी से करेगा, वो देशभक्त है। सो देशभक्ति केवल नारों तक महदूद नहीं होनी चाहिए, देशभक्ति केवल मोबाइलों तक महदूद नहीं होनी चाहिए, देशभक्ति केवल व्हाट्सएप के डीपी तक महदूद नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, अब मैं आपको एक उदाहरण देकर देशभक्ति का, वतन परस्ती का आपको एक जीता जागता उदाहरण देता हूं। मैं इसको अक्सर हर 15 अगस्त में बोलता हूं कि एक भारत के एक संत थे, राम तीर्थ स्वामी। वो राम तीर्थ स्वामी, बाबू इसको ठीक करो, है ना, राम तीर्थ स्वामी का नाम आप लोगों ने सुना है? इसको पॉज करो। तो राम तीर्थ स्वामी जी, एक बार उनको बहुत बड़े दार्शनिक थे, ज्ञानी थे, धार्मिक लोग थे, तो उनको बुलाया गया एक जापान के स्कूल में स्पीच देने के लिए, स्पीच डिलीवर करना था उनको, और वहाँ के स्टूडेंट को संबोधित करना था। तो वो गए, उन्होंने एक टेस्ट किया, देखा कि जापान के लोगों में, जापान के बच्चों में देशभक्ति का किस कदर लेवल है, किस लेवल का है। उन्होंने टेस्ट किया राम तीर्थ स्वामी जी ने, और एक बच्चे को बुलाया, एक बच्चे को बुलाया, देखो जिम्मेदारी का सबूत दो तुम लोग, अब तो आप लोग बच्चे नहीं हो, छोटे बच्चे होते हैं तो, लेकिन जब भी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कम से कम जिम्मेदारी का सबूत दो। जब भी देशभक्ति की बातें हो, देश की बातें हो, तो वहाँ पे आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, कान खुली होनी चाहिए, दिल यहाँ आपका होना चाहिए, दिमाग भी यहाँ होना चाहिए। तो वो देशभक्ति की भावना को जापानी स्टूडेंट के अंदर चेक करना चाहते थे, टेस्ट करना चाहते थे। तो उन्होंने पूछा, क्या आप बुद्ध को जानते हो, बौद्ध धर्म को जानते हो? राम तीर्थ स्वामी जी ने उस बच्चे से पूछा, क्या तुम बौद्ध धर्म को जानते हो? तो बोले, हाँ, हम बौद्ध धर्म के ही मानने वाले हैं, हम बौद्ध धर्म को अच्छा से जानते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। तो क्या तुम बुद्ध को जानते हो? तो हाँ, हमारे भगवान हैं, बुद्ध को जानते हैं। और उन्होंने, जैसे उन लोगों के तरीके हैं, उनके रिवाज है, तो उस तरीके से उन्होंने अपने बुद्ध को पैर जोड़ के, हाथ जोड़ करके, जिधर मुड़ना होता है उन्होंने प्रणाम किया, मैंने अपना इज्जत दिखाने के लिए। जिस धर्म के जो मानने वाले होते हैं तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने के लिए उनको प्रणाम करते हैं। तो उन्होंने किया, बच्चे ने किया। फिर पूछा उन्होंने कि क्या, मैंने इज्जत देखा उन्होंने कि बच्चों का, देखो बच्चा अपने धर्म के प्रति कितना रिस्पेक्टिव है, कितना रिस्पेक्ट कर रहा है, आदर है उनका। तो उन्होंने पूछा, क्या कन्फ्यूशियस को जानते हो? जिस तरह एक धर्म होता है कि यहाँ बुद्ध धर्म है, जो बौद्ध धर्म है, जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उस तरह कन्फ्यूशियस चीन में बहुत ही पूजनीय है, उनको भगवान माना जाता है चीन में, कन्फ्यूशियस। तो उन्होंने कहा कि कन्फ्यूशियस को जानते हो? तो हाँ, हम जानते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वो भगवान की तरह पूजे जाते हैं। तो बहुत ही आदर, तो उसका भी उन्होंने, बच्चों ने आदर किया और प्रणाम किया, क्योंकि बहुत ही बड़ी शख्सियत का नाम ले रहे हैं ये। उसका बोला कि, उन्होंने बोला, राम तीर्थ स्वामी जी ने बोला कि अगर मान लो कि तुम्हारे देश पर 2 देशों की सेनाएं हमला करें और उस सेनाओं का सेनापति महात्मा बुद्ध हो और एक का कन्फ्यूशियस हो, तो तुम क्या करोगे? बच्चा इतना सुनते ही आग बबूला हो गया, उसकी आंखें पानी से भर गई और वो तमतमा गया गुस्सा से, और बोला कि मेरे हाथ में तलवार होगी, उस तलवार से महात्मा बुद्ध के गर्दन को उड़ा देंगे और कन्फ्यूशियस को पैर के नीचे दबा देंगे, कुचल देंगे। उन्होंने ये कहा कि जिन बच्चों के अंदर, जिस कंट्री के बच्चों के अंदर वतन परस्ती की, देशभक्ति की भावना इस कदर का हो, इस लेवल का हो, वो देश कभी गुलाम नहीं हो सकता है। तो ये
उनको बोला उन्होंने कि बच्चे से कि मैं आपका टेस्ट कर रहा था, जांच कर रहा था। ये बहुत ही खुशी हुई और उनके उस बच्चे को उन्होंने गले लगाया कि इस कदर का देशभक्ति की भावना है। तो हम लोगों को भी जहां भी देशभक्ति हमारे अंदर है, बस उसको अमली जामा पहनाने की जरूरत है। ओके, एक्शन के थ्रू बताने की जरूरत है। ठीक है, तो हम लोग जो है, जो हमारे शहीदों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस मकसद के तहत हमारे देश को आज़ादी दिलाई, तो सोचो उससे एक बार कभी जिंदगी में कभी साइड में खड़े हो जाओ और जा करके सोचो कि उस काल में आप होते, जिस काल में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारा है, उस काल में जब देश आज़ाद नहीं था। सोचो थोड़ा देर के लिए, उसको कल्पना करो, इमेजिन करो, तस्वुर करो कि आप क्या करते हैं, क्या इस लेवल का आप लोगों का होता। बस आज हम लोग जो है सोशल मीडिया पे देशभक्ति का सबूत बांट रहे हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं, बस ट्राई कलर भेज रहे हैं, बस अपना देशभक्ति इतना ही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है। 15 अगस्त है तो इसलिए आज तिरंगा झंडा लेना है, गाड़ी पे लगाना है, साइकिल पे लगाना है, घर पे लगाना है, और उसके बाद बस एक दिन देशभक्ति की भावना को जगाना है, देशभक्ति दिखानी है। बाकी सारे दिन जो है 364 दिन जो है बस छमक छल्लो, जरा धीरे चलो, उस पर डांस करना। क्या ऐसा तो नहीं है? इसलिए कहते हैं कि तुम प्यार में गजलें तमाम लिख, तू प्यार में गजलें तमाम लिख, कुछ शेर इन शहीदों के नाम लिख। ये कहने का मतलब है आप लोगों से कि सही में आप जो कर रहे हैं करें, लाइफ एंजॉय करें। इन्हीं के लिए तो हमारे शहीदों ने शहीद बलिदानी दी, कुर्बानियाँ दी। बट हम लोगों को जो अपना कर्तव्य है, ड्यूटी है, छोटे छोटे ड्यूटी भी करके हम लोग अपने ड्यूटी को कवर करके अपने देश को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। देश तो आज़ाद है, लेकिन इस देश की आज़ादी में अभी भी हमारे देश के पास बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं जो अपने मेन मुद्दा पे आऊँगा, वो मेरा मेन मुद्दा है। मैं थोड़ा सा स्वतंत्रता सेनानी पे तो बोल ही दिया है, मैंने 15 अगस्त पे बोल ही दिया है, लेकिन मैं आज का जो मेरा थीम है, मेरे दिल से पूछो, मैं बहुत ही इस बात को लेकर के बहुत ही सचेत रहता हूँ, बहुत ही सोचता रहता हूँ, विचार करता रहता हूँ, हमेशा इस पर स्टडी करता रहता हूँ कि कैसे होगा हमारे आने वाली पीढ़ी को, हम कैसा दुनिया देना चाहते हैं, कैसी धरती देना चाहते हैं, कैसा चमन देना चाहते हैं, ताकि वो देखो। और इस प्लेनेट पे दूसरा कोई धरती नहीं है, मानी इस पूरे सोलर सिस्टम में दूसरा कोई धरती नहीं है जिसमें जीवन है। अभी तक स्टडी हो रहा है, इंसान केवल धरती पर है और ये धरती एक ही है। इसको बचाना हम लोगों का क्या है? हम सभी का ड्यूटी है, कर्तव्य है। अब ये धरती अगर खत्म हो गई तो फिर इस धरती पे कोई इंसान नहीं रहेगा, कोई जीव नहीं रहेगा, बचेगा नहीं। ये बड़े दिल से सोचने की बात है। मैं जिस मुद्दे पे आप लोगों को ले जा रहा हूं, मेरा जो थीम है आज का, कि मुझे 15 अगस्त पे अपने देश के लिए, अपने देश की इस आज़ादी के पावन अवसर पे मुझे प्लास्टिक पे बोलना है। जबकि ये टॉपिक हमेशा एनवायरनमेंट डे पे मनाया जाता है, बोला जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे 5 जून को ये टॉपिक होती है पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन। बट हमारे सामने प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत ही भयावह स्थिति है, बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इस पे मैं बोलने वाला हूं आप लोगों को कि प्लास्टिक जो है, एक छोटा सा जो प्लास्टिक है, वो कितना खतरनाक हो सकता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। आज ये बात मैं जो बता रहा हूं, जितने भी मेरे बड़े सुन रहे हैं, घर वाले सुन रहे हैं, इसको अगर चिंतन पूर्वक, अगर चिंतन करके इस पे सोचा नहीं गया, विचारा नहीं गया, तो आने वाले समय में बहुत ही सारी समस्याओं का हम लोग सामना करने वाले हैं। कहते नहीं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगी कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये शेर बहुत ही मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का है। ये लाइन है कि हम लोग जो बोलते कि हम प्लास्टिक यूज न करिए है, बोलते हैं न करिए, हमने कहा ये कुछ हो नहीं, दूसरा कर रहा है ना, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगा। हम कचरा न फैलाइए, दूसरा फैला हुआ है, प्रॉब्लम सबको होगा। ऐसा नहीं है। इसलिए ये जो प्लास्टिक का जो मामला है ना, आपको हर घर वाले को, जहां तक मेरी बातें जा रही हैं, प्लास्टिक का मैं आपको आज इफेक्ट बताऊंगा, किस तरह का इफेक्ट होता है। एक प्लास्टिक जो है, जो हम लोग ये फ्रूटी पीते हैं, माजा पीते हैं ना, जिसमें हम लोग पाइप इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रॉ। क्या बोलते हैं?
वो इतना खतरनाक प्लास्टिक है, इतना खतरनाक प्लास्टिक है, उसको सड़ने गलने में करीब करीब 500 साल लग जाता है। 500 साल। अगर कोई यहाँ पे मनोभाव जो बहुत ही समझदार अक्लमंद इंसान है, जो ये कहता है कि हम इसको जला करके खत्म कर देंगे, इससे बड़ी गलतफहमी हो ही नहीं सकती है, इससे बड़ा मिस्टेक हो ही नहीं सकता है। जलाने के बाद वो और भी भयानक रूप ले लेता है। जलाने के बाद, प्लास्टिक को जलाने के बाद उससे एक खतरनाक गैस निकलती है जिसका नाम है डाइऑक्सिन। इतना खतरनाक गैस है कि वो कैंसर का सबब बनता है, वो डायबिटीज का सबब बनता है, आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। आप कहोगे सर हमारे शरीर के अंदर ये प्लास्टिक कैसे आ जाती है, हम तो प्लास्टिक नहीं खाते हैं सर, हम तो प्लास्टिक नहीं खाते हैं, ये प्लास्टिक हमारे अंदर कैसे आ जाती है? आपको पता होगा कुछ दिन पहले स्पेन में 2015 की 18 की बात है, शायद मुझे डेट याद नहीं है, बट स्पेन में एक समुद्र से एक वेल मरी हुई मछली शायद समुद्र के किनारे में मिली, मरी हुई मछली, वेल मछली मिली, और उसके पेट में 32 केजी प्लास्टिक था। कितना था? यानी जो हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, और इसमें सबसे खतरनाक प्लास्टिक जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक है। अभी ये कहोगे सर यहाँ पर आप भाषण दे रहे हैं, बड़ा आसानी से भाषण दे रहे हैं, आपके घर में ही हजारों प्लास्टिक मिल जाएगा, बड़ी आसानी से आप बोल रहे हैं। सही बात है, प्लास्टिक ने हमारे काम को आसान किया है, सहूलत दिया है। प्लास्टिक हाँ सहूलत वाली चीज़ है, हल्की चीज़ है, हम बाल्टी में इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक को, सही बात है। उसका इस्तेमाल करके, क्योंकि वो महंगा भी नहीं होता, सस्ता भी होता है, सहूलत वाली भी होता है, हल्का फुल्का होता है, ढो लेते हैं आसानी से, कहीं भी कैरी कर लेते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक प्लास्टिक जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो एक बार यूज होती है, जो यूज एंड थ्रो। आप गिलास यूज करते हो, वो जो स्ट्रॉ यूज करते हो, मैंने बोला ना 500 सालों में जाके वो गलता है, सरता ही गलता नहीं है। जैसे आदमी की बॉडी है, मर जाए आदमी की बॉडी, छोड़ दिया जाए मिट्टी में गाड़ करके या ऐसे छोड़ दिया जाए, क्या वो आदमी की बॉडी हमेशा रहेगा? सर गल के खत्म हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, जानते हो इस बात को, डिकम्पोज हो जाएगा, उसको बैक्टीरिया द्वारा खा पी लिया जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। क्या मैं समझा रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है? लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक न तो सड़ता है न गलता है, जैसे का तैसे पड़ा रहता है। सिंगल यूज प्लास्टिक, सब प्लास्टिक जितने भी प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे खतरनाक है। तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, प्लास्टिक पे कंट्रोल कर सकते हैं, और वो भी खास हो से किस पे कंट्रोल करना है? सिंगल यूज प्लास्टिक पर। मैं बता दूं आपको कि जो प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स हैं, माइक्रो पार्टिकल्स, वो हवा में तैर रहे हैं, जलाने के बाद वो और किसी दूसरे रूप का शकल अख्तियार कर लेता है, दूसरे शकल को अख्तियार कर लेता है, खतरनाक शकल को अख्तियार करता है। ओके, व्हाट हैपेंड बाबू? हाँ, तो मैंने क्या बोला कि वो माइक्रो प्लास्टिक जो है, मैं आपको बता दूं कि हवा में माइक्रो प्लास्टिक की जो संख्या है ना, आपको सुन करके हैरानगी होगी, 51 ट्रिलियंस है, ट्रिलियंस, मिलियन, बिलियंस, ट्रिलियंस, 51 ट्रिलियंस है। और हमारे गैलेक्सी में, ओके, जो हमारे गैलेक्सी में जितने स्टार्स मौजूद हैं, उनका 500 टाइम्स ज्यादा माइक्रो पार्टिकल्स अभी एयर में घूम रहे हैं। समझ रहे हैं? वो पार्टिकल जो हमारे शरीर को कैंसर पैदा करेगा, हवा के जरिए हमारे सांस में जाएगा, लंग्स का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हार्ट का प्रॉब्लम करेगा, सारी समस्याएं पैदा करेंगी। इसलिए यही वजह है कि आज हम लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वीक हो गया, तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो गए हैं, और आज का जो लाइफ स्पैन है, आज के लोगों का जो एवरेज लाइफ है वो घट गया। आपको पता होगा अपने हिंदुस्तानियों का जो लाइफ स्पैन है वो 60 to 70 है, बोलते थे 60 to 70, बट वो लाइफ स्पैन अब जो ताज़ा रिसर्च हो रहा है, शोध हो रहा है, आई थिंक वो जो है 60 से घट के 55 पर आ गया, इतना कम रह गया। अरे इंसान को कभी भी मर सकता है, बचपन में, बड़े में भी, बट एक एवरेज लाइफ होता है ना कि इंसान कहाँ कितना ज़्यादा जिएगा। जैसे जापान के लोग बहुत ज़्यादा जीते हैं, वहाँ की लाइफ स्पैन सबसे ज़्यादा होती है, सुने आप लोग। तो ये सारी चीज़ें ना, रहन सहन, अभी आप लोग सुने होंगे कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल में जो है वातावरण इतना साफ हो गया कि यहाँ से कुछ जगहों से हिमालय पहाड़ दिख रहा था, सुने हो ना, हिमालय पहाड़ दिख रहा था, इतना सफाई हो गया। क्यों? क्योंकि गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, पॉल्यूशन नहीं हो रहा था, कोई धुआं नहीं उड़ा रहा था, इतना साफ हो गया कि हिमालय पहाड़ यहाँ से दिख रहा था, नज़दीक से, अपने बगल के जिला से। सोचने वाली बात है। अब वो अभी फिर दिखना बंद हो गया। क्यों? किसका आलम है? पॉल्यूशन का आलम है। तो प्लास्टिक में आज हम सब मिल करके ये ऐद करें कि प्लास्टिक, पहली बात तो प्लास्टिक जहां पर भी होगा उसको पहले कचरे के डब्बे में डालना है,
वैसे तो उसको कहते नहीं है, सबसे पहला एक फंडा इस्तेमाल करना है कि प्लास्टिक, पहले तो लेट्स रीयूज इट, लेट्स रीयूज इट, आइदर रिफ्यूज इट। या तो आप उसको रीयूज करो, दोबारा इस्तेमाल करो, या तो उसको आप यूज ही मत करो। लेट्स प्लास्टिक को बोल सकते हो पैक कर दो, बैग कर दो, लेट्स बैग इट, लेट्स बैग इट, उसको पैक कर दो, यूज नहीं करना है। खास तौर से कौन प्लास्टिक? सिंगल यूज प्लास्टिक। और सारे बच्चे यहां पर से ऐड करेंगे, मैं भी तुम्हारे साथ, सभी के साथ मैं भी ऐड करता हूं कि आज के बाद प्लास्टिक की कोई भी चीज जो सिंगल यूज है, खास तौर से कौन यूज, अब ऐसा नहीं करना घर में जाकर प्लास्टिक का पूरा बाल्टी उल्टी सब हटा के फेंक देना बाहर। पता चला कि सर क्या क्या सिखा रहे हैं बच्चों को। हाँ, मेटल की आप जो भी बर्तन है, मेटल का जो पॉट्स है वो यूज करें आप, जो हमारे पूर्वज करते थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग आज बहुत समझदार हो गए हैं, व्हाट्सएप का जमाना आ गया है, सोशल मीडिया का जमाना हो गया, तो हम लोग अपने आप को समझदार समझते हैं। वह बहुत समझदार है, मम्मी पापा से भी समझदार है, सबसे समझदार है, सबको बेवकूफ समझते हैं। पुराने जमाने के लोग बेवकूफ थे, उन्होंने जिंदगी दुनिया को इतना खूबसूरत बना के रखा हुआ था, और हमने उस दुनिया को, इस धरती को, इस जमीन को, इस एयर को, इस हवा को, इस पानी को मैंने इतना गंदा कर दिया हम लोगों ने। अगर हम लोग अगर समय पे नहीं बदले, सोच को नहीं बदले, और अगर सॉल्यूशन का पार्ट नहीं हुए तो प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। सो बी अ पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन, नॉट पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। सॉल्यूशन का पार्ट होना है, प्रॉब्लम का पार्ट नहीं होना है, समझे? वो जो मैं आपको बताता हूँ, एक और प्लास्टिक में बताता हूँ जो अब क्या क्या सावधानी बरत सकते हो प्लास्टिक से बचने का। एक तो जो स्ट्रॉ इस्तेमाल करते हो, पाइप वाला इस्तेमाल करते हो ना, फ्रूटी पीने के लिए, वो नारियल पानी पीने के लिए, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो पाइप यूज ही मत करो, पहला यूज मत करो बच्चों। उसके बदले में कुछ और इंतजाम करो, गिलास में निकाल के पियो, कुछ और तरीके अपनाओ। कुछ ना कुछ तरीके हैं बहुत सारे, अगर विचार करोगे, थिंक करोगे तो कुछ ना कुछ आपको एक, देखो ऊपर वाले ने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रखा है दुनिया में, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बस उस सॉल्यूशन को खोजने की जरूरत है, सर्च करने की जरूरत है। क्या भाई बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है आप लोगों को? ये बड़े गंभीर बातें हो रही हैं। आने वाले समय में, अभी आपको पता होगा, ये प्लास्टिक जलाने से, मैंने बोला ना, आप कितने लोग समझदार हैं, क्या करते, सारे प्लास्टिक के कचरा को जमा करते हैं इकट्ठा, और सबको जला देते हैं, चुटकी में जला देते हैं। मैंने बोला ना कि प्लास्टिक और भयावह रूप ले लेता है जलाने के बाद, माने वो और खतरनाक शक्ल इख्तियार कर लेता है, समझे? प्लास्टिक कभी सड़ता गलता नहीं है, जलता ही नहीं है, तो जलाने के बाद तो और खतरनाक है वो, ठीक है? उसका छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूं आपको। एक तो स्ट्रॉ को आप लोग, सिंगल यूज प्लास्टिक को आपको कंट्रोल करना है। किसको कंट्रोल करना है? हमें कंट्रोल करना है, आपको कंट्रोल करना है। और घर में सबको, मम्मी को, पापा को, ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा मिस्टेक नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आप बोलो मम्मी को क्या आप ये सिंगल वाला प्लास्टिक जो पॉलिथीन दुकान में मिलता है, वो पॉलिथीन यूज ना करें, अपना घर से झोला लेके चले। कौन झोला? कपड़े का झोला है, होता है ना, होता था। अब सर बहुत बेकार लगेगा सर, कपड़ा का झोला अजीब लगेगा सर, है ना, कपड़े का झोला बेकार लगेगा, नहीं? आप बना सकते हो, कपड़े का बैग आता है कि ना आता है? अब आजकल तो डिकम्पोजेबल बैग आ गया ना, जो अभी कुछ दुकान वाले दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल निगेटिविटी है हमारे कंट्री में, या हमारे शहरों में, या हमारे मोहल्ले में, या हमारे इलाकों में केवल निगेटिविटी है। मिस्टर सुनो अच्छा से साहब, देखो, जब तक जिम्मेदारी का सबूत नहीं दोगे तो आने वाली तुम्हारी पीढ़ी भी गैर जिम्मेदार पैदा होगी, समझ रहे हो? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जिम्मेदारी का सबूत देना बहुत जरूरी है। अगर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करोगे तो आपको आगे भी, आपकी पीढ़ी भी जिम्मेदार होंगी। इसलिए यहां देखो, उसको दिखाओ, उस बच्चे को, है ना, उसको दिखाओ। यहां सुनो, इतना मुझे कोई शौक नहीं कि अपना टाइम, इतना कीमती वक्त निकाल करके गांव वाले को सुना रहा हूं, मैं मोहल्ले वाले को सुना रहा हूं। मैं पागल नहीं हो गया हूं यहाँ पे, मैंने इसमें बहुत स्टडी किया और इसके हालात को मैं हर जगह देखता रहता हूँ। कितने कंट्री हैं जो बर्बाद हो गई इस पॉल्यूशन की वजह से, पता है आपको? समुद्र में कितनी मछलियां मर रही हैं, जीव जंतुएं मर रहे हैं। और जब हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे प्रकृति में असंतुलन पैदा होगा, इसके शिकार हम सब होंगे। उस टाइम में ये नहीं बोलोगे, ओ या अल्लाह ताला हम तो इनोसेंट हैं, हम तो आपका बहुत ज़्यादा आपका मैंने इबादत किया था, आप मुझे कृपया करके इस प्रॉब्लम से बचा दें। ऐसा नहीं होगा। मैंने पहले शेर सुनाया
कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, मैंने बोला आपको। तो ये जब प्रॉब्लम आता है, भूकंप आता है, बाढ़ आता है, तो उसके चपेट में सब आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं, अमीर गरीब छोटे बड़े सब आते हैं, जीव जंतु। बस किसी को असर ज्यादा करता है, किसी को कम असर करता है, किसी के अंदर सहने की क्षमता कम होती है, किसी के अंदर सहने की क्षमता ज्यादा होती है। वो डिपेंड करता है कि ऊपर वाले से आपका क्या ताल्लुक है, कैसा ताल्लुक है। तो ये जमीन को, इस धरती को खूबसूरत बनाना है, सुंदर बनाना है। और सुंदर बनाने में हम लोग छोटी छोटी बात को कवर कर सकते हैं। जो हम लोग देखते हैं वो प्लास्टिक को काटते हैं, जैसे कि वो आपको हैंड वॉश होता है, हैंड वॉश होता है ना, अरे हैंड वॉश होता है ना, वो प्लास्टिक में आता कि नहीं होता, पाउच, प्लास्टिक पाउच। मिस्टर, प्लास्टिक पाउच जो हैंड वॉश आता है, आप उसको काट के हटा देते हो। काट के क्या करते हो? बड़ा प्लास्टिक तो चला जाता है आपका कचरे वाला डब्बा में, छोटका जो प्लास्टिक बच जाता है वो यूं से यूं, कहां से वहां उड़ रहा है, वहां से वहां उड़ रहा है। जैसे कि लग रहा है कि प्रेमिकाओं का जो खत होता है उड़ता रहता है फिल्मों में, वैसे उड़ता रहता है। कोई इसको पूछने वाला नहीं है, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। अब वो प्लास्टिक कहाँ जाएगा, कितना खतरनाक होगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मेरा ये कि आप छोटी छोटी सावधानियां बरत सकते हैं कि उस पाउच को आप पूरा ना काटें, पूरा ना काट के हटाएं, क्योंकि आप पूरा काट के हटाओगे तो छोटा वाला पार्ट हट जाएगा, बड़ा वाला पार्ट चला जाएगा कचरा वाला डब्बा में। ओके, इस पर प्लास्टिक के डिकम्पोजिशन के लिए, प्लास्टिक के सॉल्यूशन के लिए, डिकम्पोज तो नहीं होता है, सॉल्यूशन के लिए बहुत सारा काम हो रहा है, साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं, आप लोग भी करें, सोचें विचारें कि इसको डिकम्पोज कैसे कर सकते हैं। कुछ जगहों पे इस प्लास्टिक का रोड बनाया गया है अपने इंडिया में, पता है? नहीं पता है, लेकिन पता है कि सलमान खान शादी कब कर रहा है, ये भी नहीं पता है, लेकिन मूवी कब आ रहा है पता है, ये पता है ना। ये सब में इंटरेस्टेड है। अगर हम लोग इस चीज बात में इंटरेस्टेड ना होंगे तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? क्या इन्हीं हीरो की वजह से हमारा देश आगे बढ़ेगा? शाहरुख खान की वजह से बढ़ेगा, सलमान खान की वजह से बढ़ेगा, उनके ठुमके को देख करके बढ़ेगा, नूरा फतेही के ठुमकों को देख करके बढ़ेगा? नहीं, पता है आपको, समझे? तो ये जिम्मेदारी वाला मामला है। ये बहुत ही, अगर विचार करो इस बात को, जो यहाँ पर जितने भी जिम्मेदार स्टूडेंट बैठे हुए हैं, जो सोच सकते हैं, जिनको ऊपर वाले ने अकल से नवाजा है, वही सोच सकता है कि ये प्लास्टिक सही में बहुत खतरनाक है। एक एक बच्चे की जिम्मेदारी बनती है, ठीक है? तो और उसका दूध का जो पन्नी होता है, दूध का पॉलिथीन, दूध भी तो पैकेट में आता है ना, उसको काट के हटा देते हो, छोटा सा टुकड़ा जो काट के हटा देते हो, वो जो छोटा टुकड़ा है ना, वो टुकड़ा फिर कहीं ना कहीं फेंका जाता है। अगर आप उसको आधा ही काटे कि उससे लगा रहे, तो वो आप उस प्लास्टिक को एक साथ एक जगह रख सकते हैं, ठीक है? वैसे अपने शहर का म्यूनिसिपैलिटी इतना डेवलप नहीं हुआ है, ये तो ऊपर वाले का कर्म है कि आप म्यूनिसिपैलिटी थोड़ा सा ध्यान देने लगा है, तो कचरा वाला डब्बा इधर आने लगा है। अदरवाइज हमारे देश के, हमारे घर गांव के लोग, हमारे शहर के लोग इतने समझदार भी हैं, समझदारी का सबूत भी देते हैं कि पूरे कचरा को इकट्ठा करते हैं, जला देते हैं, समझे? अब वो कहते हैं कि हम तो जला दिए, हो गए, हम तो साफ कर ले लिए अपने घर का। अरे ऐसा ना होगा, तो सारे लोगों को मिल करके अपने अपने जगह पर बैठ करके अपने कचरा का सही निपटान करना पड़ेगा, प्लास्टिक का निपटान करना पड़ेगा। ओके, तो प्लास्टिक हटाओ, पर्यावरण सुरक्षित बनाओ और देश को बचाओ, धरती को बचाओ। ठीक है? सो हम लोगों को बी अ पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन, नॉट पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। हम लोग किसका हल होना है? पार्ट होना है सॉल्यूशन। आज छोटे छोटे तब्दीलियां कर सकते हैं। हाँ, सबसे बड़ा काम प्लास्टिक को हटाने में, कि कौन प्लास्टिक को हटाना है हम लोग को? या तो आप उसको रीयूज करो या तो रिफ्यूज करो। या तो पहला आपका मामला होना चाहिए, पहला कदम होना चाहिए कि आप उसको यूज मत करो। दूसरा कदम होना चाहिए कि अगर यूज कर रहे हो तो उसको डबल यूज करो। जैसे मैंने बोला ना कि जैसे बाल्टी है, बाल्टी अपना ये कि बाल्टी में हर बार यूज करते रहते हैं, बार बार यूज होता है, तो टेंशन नहीं है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो इधर तो बवादा रहता है, फेंका रहता है, ओके, वो हमारे लिए खतरनाक है। ठीक है? तो आज इस 15 अगस्त पे सब बोलो हम मेरे साथ के अहद करते हैं, आज से सिंगल यूज प्लास्टिक या तो यूज नहीं करेंगे, या तो करेंगे तो उसको बार बार करेंगे। अब बार बार का मतलब नहीं कि बार बार लेकर रख लेना बार बार करने का ये मतलब है कि उसी प्लास्टिक का, एक प्लास्टिक का ये इस्तेमाल किया ना, तो उसी को कई बार इस्तेमाल करते रहो, बार बार रिसाइकल करो। आप लोगों ने 3R नियम पढ़ा है ना? 3R नियम साइंस में पढ़ा है ना? 3R नियम, 3R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। कम से कम यूज करें, दोबारा यूज करें, और अगर वो खराब ना हो जाए तो उसको रिसाइकल करें, दोबारा बना करके उसको यूज करें। ठीक है? तो हमारे यहाँ भी धीरे धीरे लोग सब, ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पे जिम्मेदार नहीं है, यहाँ पे भी लोग समझदार भी हैं, पढ़े लिखे, उनको बस सही रास्ता, सही दिशा देने की जरूरत है।
आप सब दे सकते हो अपने, जो भी स्टूडेंट हो। एक चीज बता रहा हूं मैं तुमको, अपने जब भी आपको घर में भी किसी को दिशा दिखाने की जरूरत हो ना, तो दिखाओ, आप खुद भी उसको अमल करो। पहले अमल खुद करो, उसके बाद दूसरे को दिखाओ, देखो कितना बड़ा तब्दीली आएगा। ठीक है, सुनो मिस्टर, देखो आई हैव समथिंग फॉर यू, उन तीनों के लिए आई हैव समथिंग फॉर यू। मैं बोलूंगा फिर आप लोग बंद हो जाओगे, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज बहुत ही अहम मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं तो कहूँगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक यूज ही मत करो। क्या करो? यूज ही मत करो, ठीक है? और जो दुकान में प्लास्टिक वगैरह मिलता है ना, अजन तो सरकार ने कानून बना रखा है, सरकार ने कानून बना रखा है कि जो थैली मिलता है दुकान में, वो थैली इलीगल है, लेकिन कोई इसको फॉलो नहीं करता है। फॉलो नहीं करता है, देखो कोई भी कानून तब तक कामयाब नहीं होगा, कोई देश तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक कि वो वहाँ की जनता, वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ के अवाम खुद ना उसको फॉलो करे। खाली कानून बनाने से काम नहीं चलता है। अच्छा ये बताओ, जब शादी होती है या नए जोड़े का शादी होता है, तो वो हनीमून पे जाते हैं, जाते हैं ना? हनीमून पे कहाँ जाते हैं? गोवा। और बोलो कोई दूसरा कंट्री का बोलो ना। हाँ, क्या चीज? चलो और पेरिस और बैंकॉक और स्विट्जरलैंड, नाम सुने हो? स्विट्जरलैंड नाम सुने हो? अच्छा बताओ, मूवी का बहुत सारा सिनेमा जो है, वीडियोग्राफी या फिल्मोग्राफी जो होता है, मूवी का बहुत सारा लोकेशन देखते नहीं हो कि मूवी में भी हीरो हीरोइन यहाँ बात करता, गुंडा के साथ बात कर, गाना स्टार्ट होता, चला जाता, सीधे वहाँ पेरिस पहुँच जाता है, पता है ना? ऐसा होता है ना? अच्छा बताओ, क्या भारत में ऐसा क्या है कि बाहर में स्विट्जरलैंड लोग बाहर जाते हैं हनीमून के लिए या फिल्म को फिल्माने के लिए बाहर जाते हैं? क्या वजह, क्या है? क्या देश में, अपने देश में खूबसूरत जगहों की कमी है? क्या अपने देश में खूबसूरत जगह नहीं है? सुंदर स्थान नहीं है? सुंदर पैलेस नहीं है? है कि नहीं? ये तो कोई था ही नहीं। अरे सुंदर पैलेस है कि नहीं है? अपने बताओ, एक तो अपना भारत का कई अजूबा में से भारत में एक है ताजमहल, जो अपने भारत में है कि नहीं है? लेकिन काहे लोग बाहर जाते हैं, क्यों ऐसा करते हैं कि बाहर ही फिल्माने के लिए जाते हैं? वाह वाह वाह, जो लड़का जवाब दिया, क्या रीजन? क्या रीजन? क्योंकि वहाँ क्लीन है, सही बोला, सफाई है। वहाँ के लोग इतने समझदार हैं कि जब खाते हैं तो वो अगर प्लास्टिक यूज करते हैं तो वो प्लास्टिक को वहाँ पे डस्टबिन में डालते हैं, एक जगह जमा करते हैं। और हम लोग यहाँ पे पुड़िया फाड़ते हैं, फेंक देते हैं, चॉकलेट फाड़ते हैं, फेंक देते हैं। और जहाँ पे खाते हैं, जहाँ पे खाते फाड़ते हैं, जब चलते जहाँ पे इंसान चलता रहता है वहीं पे थूक देता है, कुछ मार देते हैं। एक मैं बात कर रहा हूँ, जो भी प्लास्टिक का यूज करते हैं लोग, तो वो बहुत सफाई ऐसे होता है ना, ये जिम्मेदारी का सबूत देना पड़ेगा। और यहाँ शुरुआत अपने से होगी। कहाँ से होगी? एक बार गांधी जी ट्रेन की सफर कर रहे थे, तो ट्रेन की सफर, ये वाला कहानी सुने होगा आप लोग। ट्रेन की सफर कर रहे थे, एक आदमी उनके साथ खड़ा था, वो पान खा के ऐसे कर रहा था, खूब कर रहा था। उसका क्या किया, देखा गांधी जी का खूब नाम हो रहा है, खूब हो रहा है ना, गांधी जी का उतना लड़ा समर्थक नहीं था, तो गांधी जी को देख करके उसको और चिढ़ाने लगा उनको, है ना। और उसके बाद क्या किया कि पान खा करके पीत को जो है ना, गांधी जी के बगल में, डिब्बा के बगल में चिक कर दिया, ठीक है। गांधी जी देखे, गांधी जी जानते हो अहिंसावादी है, गुस्साए नहीं, नाराज नहीं हुआ, कहा कि कपड़ा लिए को टुकड़ा लेकर के उस पुचुक वाले को पान को कर दिया, साफ कर दिया, जो गंदा था वो साफ कर दिया। सोचो इसकी गहराई को समझो, हंसी मजाक वाला बात नहीं है, साफ कर दिया। और उनके इतने सारे अनुयायी जो साथी थे वो बैठे हुए थे, वो देख रहे हैं तमाशा। उसको लगा कि अरे ये तो हमको और बेवकूफ बना रहा है, मैंने हमारी इज्जत को और तार तार कर रहा है, साफ कर दिया ये अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है। तो क्या एक बार और पुचुक दिया, एक और पुचुक मार दिया, गांधी एक बार और साफ कर दिए। फिर देखा नहीं ये तो लड़ा मारने वाला नहीं है, एक बार और फेंक दिया, 3 बार हो गया। उसके बाद गांधी जी बार बार साफ करते गए। बाद में वो इंसान, वो गांधी जी की शख्सियत को, व्यक्तित्व को नहीं जानते थे उतना। जब गांधी जी स्टेशन से उतरे ना, और उनके जो हजारों की संख्या में उनके साथी सब उनको रिसीव करने के लिए जो आए हुए थे, तो देख रहे इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा इंसान, यही गांधी जी है जो देश के लिए, आजादी के लिए लड़ रहे हैं। अब वो मेरा गंदा साफ कर रहे हैं। वो इतना उनसे इंप्रेस हुआ, उनसे जाके माफी मांगा, ओके। और उसका अहद किया, संकल्प लिया कि आज से मैं कभी भी इधर उधर थूक नहीं करता और नहीं खाऊंगा, जो भी, ठीक है। तो बताओ, अगर हम लोग रहते, जो आजकल के जो सोच विचार है, हमने तो मेरे सामने फेंक दिया, झगड़ा कर लेता, काहे फेंका, साफ कर। तो देखो एक बात मैं बताऊं कि अहिंसा में, रियल में अहिंसा सबको डाइजेस्ट नहीं होता है, रियल बात है ये।
अहिंसा डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन अहिंसा का जो परिणाम है ना, इतना बड़ा परिणाम होता है, इतना बड़ा परिणाम होता है ना, उस परिणाम के थ्रू तुम कामयाब हो सकते हो। इतना बड़ा अहिंसा का परिणाम है। झगड़ा, लड़ाई, इसलिए देश भी आज़ाद तो अहिंसा का उसमें कुछ न कुछ योगदान था ना, कुछ कुर्बानियों के बलबूते पे, कुछ क्रांतिकारी, हर चीज़ का मिला जुला करके तब देश आज़ाद हुआ। ठीक है, तो आज से हम लोग अहद करेंगे नो सिंगल प्लास्टिक, ओके, नो सिंगल प्लास्टिक यूज, ओके, बैन प्लास्टिक, सिंगल प्लास्टिक खास तौर से बैन होना चाहिए, उसको यूज नहीं करना। तो हम लोग के हाथ में कानून तो नहीं है, बस हम लोग यूज कर सकते हैं कि हम लोग ये चीज कर सकते हैं कि हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करेंगे। कितने बच्चे हो जो आज से अहद ले लो मेरे साथ, बोलो हाथ उठाओ, जो सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्ट्रॉ इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूज एंड थ्रो ग्लास इस्तेमाल नहीं करेंगे, और दुकान से पॉलिथीन नहीं लेंगे। दिल पे याद रखो, सबको अपने वतन की कसम है, सबको अपने वतन की, अगर जरा भी अपने वतन के लिए है दिल में प्यार तो हाथ उठाओ, सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करना है, हाथ रहे, हिम्मत आनी चाहिए। ओके, इतने सारे बच्चे हैं और तुम लोग हाथ नहीं उठ रहा है। को हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो, जोर से बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, और आवाज नहीं आ रहा इधर से आना, बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद। यस, आप हो गया, ओके 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 ओके, ठीक है। तो मैं आप अपने बातों को, अपने जो मेरी स्पीच थी मैं यहीं पे इसको स्टॉप करूंगा, मैंने बहुत बोल दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बातों को फॉलो करेंगे। जो मेरी बातें बाहर से मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग सुन रहे थे, ज़रा भी आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाएं और सिंगल यूज प्लास्टिक पे थोड़ा सा ध्यान दे करके इस्तेमाल करें। उसका इस्तेमाल अगर सावधानी पूर्वक किया जाए तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अच्छा, एक और बात, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है हमारे शरीर में एक और तरीके से जाता है। एक तरीका तो ये है कि मैंने बोला हवा के जरिए आता है, एक तरीका जो प्लास्टिक जानवर खाता है ना, जितने भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, तो वो क्या होता है कि जानवर जो खाते हैं वो जानवर के शरीर में भी वो सिंगल यूज प्लास्टिक के जो है चला जाता है पार्टिकल, और वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, वो भी बीमारी पैदा करता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि तो आप लोग सब वेजिटेरियन हो जाओ, नहीं बोल रहा मैं, लेकिन इससे प्लास्टिक से बचने का उपाय करना पड़ेगा, कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अपनी बातों को मैं यहाँ पे ओके यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ओके। और हम लोग जो है फिर नेक्स्ट कभी मौका मिलेगा तो फिर इस बात पे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे कुछ ना कुछ टॉपिक पे मैं बात करूंगा। मैं अब चाहता हूँ कि मैं कोई ना कोई टॉपिक पे बात करूंगा कि स्वतंत्रता सेनानियों पे आप लोग को तो पढ़ना ही है, स्टडी करना ही है, आपको जाननी है उनके बारे में, ताकि आप इंस्पिरेशन ले सकें, उनसे ज़िंदगी के सीख ले सकें और अपने देश के लिए कुछ कर सकें। ठीक है, आप जो भी स्टूडेंट यहाँ पर कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग कृपया करके आएँ और मैं अपनी बातों को यहाँ पे वाणी देता हूँ। चलो, इसी बात के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।